हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं तो बहुत अच्छा हूं। तो आज हम इस वीडियो में क्या कवर करने वाले हैं, सबसे पहले तो हम उसकी बात करेंगे। हम इस वीडियो में जो आज हम शूट कर रहे हैं, इसमें हम कवर करने वाले हैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, आईएससी डीके गोयल का, आईएससी टीएस ग्रेवल का, आईएससी के 12th के सिलेबस का सबसे खतरनाक चैप्टर है ये, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। मतलब ये चैप्टर ना किसी को तो बहुत अच्छा लगता है और किसी किसी को ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है। उसके पीछे रीज़न है, लेकिन आज हम इस डिफ़िकल्ट से चैप्टर को बहुत ज़्यादा इजी बनाने वाले हैं। कैसे, वो तो आपको पता चल ही जाएगा इस वीडियो को देखते देखते। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि हम इस वीडियो में और आने वाली वीडियोस में क्या कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आज इस चैप्टर के एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर चैप्टर के सारे बेसिक, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करने वाला हूं। यानी कि वो सारी चीज़ आपको बता दूंगा जिसकी वजह से ये चैप्टर आपका ऐसे टिप पर आ जाएगा, बहुत ईजी लगना शुरू हो जाएगा आपको। दूसरी बात, जैसे ही हम यहाँ पर जितने भी टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, 5-6 जितने भी टॉपिक्स हैं, उसके हम 1 बाय 1 वीडियोस कवर करेंगे। उन वीडियोस में हम उन टॉपिक्स को बेसिक से और एंड तक पूरा डिटेल में यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। साथ में इस चैप्टर के टॉपिक्स के ख़त्म होने के बाद में आईएससी टीएस ग्रेवाल प्लस आईएससी डीके गोयल के जितने भी इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन सबको मैं यहाँ पर आपके यूट्यूब पर वीडियोस डालने वाला हूँ। तो आज क्या करने वाले हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, यानी आपकी जो अकाउंटिंग चल रही है वो चल रही है पार्टनरशिप अकाउंटिंग। पार्टनरशिप अकाउंटिंग में फंडामेंटल चैप्टर आपको आता है, गुडविल चैप्टर आपको आता है। ये जो चैप्टर है इसका नाम है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। अब एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर क्या होता है इसको हम डिटेल में जानेंगे, बट उससे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ इस चैप्टर के टॉपिक्स पर। तो यहाँ पर जो हम इस चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक्स कवर करेंगे वो है हमारे पास में 7 टॉपिक्स हैं। सबसे पहला आप स्क्रीन पर देखेंगे, दैट इज़ कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये क्या होता है ये सब जानेंगे, बट सबसे पहले आपको समझा देता हूँ कि एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फॉर एग्जांपल ये ए और ये बी, ये एक बिज़नेस के अंदर, और बिज़नेस हमारा ये है, इस बिज़नेस के अंदर ये दो पार्टनर्स हैं ए और बी, ठीक है। अब ए और बी का जो रेशो है यानी कि वो है 50:50। 50:50 का मतलब क्या है कि अगर इस बिज़नेस के अंदर 100 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है तो उस 100 रुपीज़ के प्रॉफिट में से 50 रुपये ए को मिलेंगे और 50 रुपये बी को मिलेंगे। इस 50:50 को हम बोल सकते हैं 1:1, यानी एक हिस्सा ए का एक हिस्सा बी का। ये जो है इसको हम बोलते हैं रेशो। किस चीज़ का रेशो? प्रॉफिट को बांटने का रेशो, यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जहाँ पर ये ए और बी पार्टनर्स आपस में प्रॉफिट को बांटते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक नया पार्टनर है जिसका नाम है सी। वो अभी पार्टनरशिप फर्म में नहीं था, वो चाहता है कि मैं इनकी इस वाली पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन जाऊं। आप खुद सोचिए, अभी तक पार्टनर्स कितने थे? अभी तक पार्टनर्स 2 थे, लेकिन जब सी यहाँ पर एडमिट होना चाहता है, अगर बाई चांस वो एडमिट हो जाता है तो पार्टनर्स कितने हो जाएंगे? पार्टनर्स हो जाएंगे 3। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, अगर फ्यूचर में 100 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा तो वो प्रॉफिट क्या ए में और बी में बटेगा या फिर ए बी सी तीनों में बटेगा? आपका आंसर होगा कि वो ए बी और सी तीनों में बटेगा। तो यहाँ पर ये जो सी बिजनेस के अंदर आ रहा है इसको हम बोलते हैं एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। क्या बोलते हैं? एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। तो आपको मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। सबसे पहले क्या लिखा है? व्हेन अ न्यू पर्सन, यानी कि कोई भी नया इंसान कम्स इनटू एन एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म, यानी वो पार्टनरशिप फर्म जो पहले से है ए और बी की, उसके अंदर अगर कोई भी नया पर्सन एडमिट होता है, कोई भी नया पर्सन एंटर करता है, तो उसको हम बोलते हैं एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। बात समझ आए कि नहीं? ओके, लेट्स कंटिन्यू। यहाँ पर ए और बी, ये जो पार्टनर्स है, इनको हम क्या बोल सकते हैं? इनको एक तो हम बोल सकते हैं ओल्ड पार्टनर्स, दूसरा इन्हीं को हम बोल सकते हैं एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। यानी आपकी बुक में इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, उन क्वेश्चन में या तो ए और बी को ओल्ड पार्टनर्स बोला जाएगा और या फिर उसको एग्जिस्टिंग पार्टनर्स बोला जाएगा। तो आप समझ जाना कि एडमिशन से पहले जितने भी पार्टनर्स थे उनको हम बोलते हैं ओल्ड पार्टनर्स या फिर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। लेकिन ये जो सी है, सी को हम क्या बोल सकते हैं? सर सी को हम एक तो बोल सकते हैं न्यू पार्टनर, और क्योंकि ये सी बिजनेस के अंदर आ रहा है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? इनकमिंग पार्टनर, यानी वो पार्टनर जो बिजनेस के अंदर आ रहा है। तो उसके दो नाम हो जाएंगे, न्यू पार्टनर या फिर इनकमिंग पार्टनर। क्या यहाँ पर आप, यहाँ तक आपको बात समझ आई कि नहीं? यस। तो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट यहाँ पर लिखा है द ओल्ड पार्टनर्स आर आल्सो नोन एज एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। सेकंड, द न्यू पार्टनर इज नोन एज इनकमिंग पार्टनर। अब क्वेश्चन ये आता है कि नया पार्टनर सी बिजनेस के अंदर एडमिट क्यों होना चाहता है, या फिर ए और बी किसी नए पार्टनर को बिजनेस के अंदर एडमिट क्यों कर रहे हैं? उसका जवाब सुनिए। आप खुद सोचिए कि भाई ये ए और बी पहले से एक बिजनेस को चला रहे थे।
अभी सी या तो खुद से आना चाहता होगा या फिर ए और बी उसको बिजनेस के अंदर एडमिट करना चाहते होंगे। उसके पीछे रीज़न क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहला रीज़न हम बात करेंगे कि देखो पुरानी वाली बिजनेस के अंदर पैसा चाहिए लगाने के लिए। अब पैसा लगाने के लिए अगर चाहिए तो उसको बोलते हैं कैपिटल। अब वो कैपिटल या तो हम बैंक से लोन ले सकते हैं, अगर ए और बी के पास खुद के पास पैसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, बैंक से लोन लेंगे। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने बैंक से लोन लिया तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, अगर आपको प्रॉफिट हो तो भी, अगर आपको लॉस हो तो भी। अगर लॉस होता है आगे बिजनेस में चलते हुए तो बैंक के लोन का इंटरेस्ट पे नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम क्या चाहते हैं कि हम किसी नए पार्टनर को एडमिट कर लें। अगर नया पार्टनर एडमिट करेंगे तो वो भी पैसा लगाएगा बिजनेस के अंदर, वो भी कैपिटल लगाएगा, तो कैपिटल लगाएगा तो अल्टीमेटली बिजनेस के अंदर पैसा आएगा और बिजनेस ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट सी नए वाले पार्टनर को भी मिलेगा और नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर पहला रीज़न क्या हो जाता है सर? पहला रीजन हो जाता है व्हेन कैपिटल इज नीडेड फॉर व्हाट, फॉर एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए नया पार्टनर जो कैपिटल लेकर आएगा हो सकता है उसकी हमें नीड है। सेकंड थिंग इज टू इंक्रीज द गुडविल और रेपुटेशन ऑफ फर्म बाय टेकिंग द रेप्यूटेड और रिनोन्ड पर्सन इन अ फर्म। सिंपल मतलब है इसका, अगर मान लो मैं और आप, हम दोनों पुराने पार्टनर्स हैं, हम बिजनेस को चला रहे हैं, हम चाहते हैं कि भाई मिस्टर सचिन तेंदुलकर या फिर एम एस धोनी को हम अपना पार्टनर बनाना चाहें या फिर वो खुद बनना चाहते हैं, तो क्या उनके आने से हमारे बिजनेस की गुडविल और रेपुटेशन मार्केट में बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? ऑब्वियस है कि वो मार्केट में गुडविल और रेपुटेशन मार्केट में बढ़ने वाली है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि भाई ऐसा कोई रिनोन्ड पर्सनैलिटी अगर कोई है उसको अगर हम पार्टनर बना लेंगे तो हमारी अल्टीमेटली सेल्स एंड ग्रोथ बिजनेस की हो जाएगी। तो सेकेंड फैक्टर ये भी हो सकता है। थर्ड फैक्टर इज व्हाट, व्हेन देयर इज कॉम्पिटेंट एंड एक्सपीरियंस पर्सन बाय टेकिंग हिम इनटू पार्टनरशिप। कभी कभी हमको लगता है कि यार सामने वाला इंसान तो बहुत पढ़ा लिखा है, उसके पास तो बहुत नॉलेज है बिजनेस की, उसको तो मार्केटिंग आती है, उसको तो फाइनेंस आता है, उसको तो बहुत सारी बिजनेस की नॉलेज है, अगर वो कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस के अंदर आ गया तो हमारा बिजनेस ग्रो कर जाएगा। तो हम क्या चाहते हैं कि सामने वाले इंसान को हम बिजनेस के अंदर ले आए, तो हम एडमिशन चाहते हैं उस पार्टनर्स का। और नेक्स्ट क्या हो सकता है सर, कभी कभी पता है क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ए बी पार्टनर्स है, ठीक है, या फिर बोलता हूँ मैं ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, बट ये जो सी है ना, आई एम सॉरी मैंने क्या गलत बोल दिया, मैं बोल रहा हूँ कि भाई ए और बी ये 2 पार्टनर्स है, बट ये जो मिस्टर सी है ना ये ऑलरेडी इस ए और बी के बिजनेस का, फर्म का, ये कौन है, ये मैनेजर है। अब मैनेजर कौन है? अल्टीमेटली वो तो एम्प्लॉय है ना। तो वो जो एम्प्लॉय है हमारे बिजनेस का, देखो वो एम्प्लॉय हमारे बिजनेस के सारे सीक्रेट्स को जानता है, सारी चीज़ें उसको पता है। अगर वो हमारे बिजनेस को छोड़कर गया तो कहीं जाकर रिवील कर देगा, और अगर कहीं जाकर रिवील कर देगा तो उनका बिजनेस ग्रो करेगा, हमारा बिजनेस डाउन चला जाएगा। तो कभी कभी हम क्या चाहते हैं कि भाई हमारा जो एम्प्लॉय है, हमारा जो मैनेजर है, उसको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हमारे बिजनेस की नॉलेज है, तो वो कहीं हमारे बिजनेस को छोड़कर ना चला जाए, तो हम क्या चाहते हैं कि उसको पार्टनर बना ले। तो यहाँ पर मिस्टर सी को हम क्या चाहेंगे कि उसको हम पार्टनर बना ले। तो फोर्थ पॉइंट में यही लिखा हुआ है, टू एनकरेज द एम्प्लॉय बाय मेकिंग हिम पार्टनर। तो ये यहाँ पर हमने सीखा कि नए वाले बिजनेस के अंदर हम नए वाले पार्टनर को, बिजनेस के अंदर हम नए वाले पार्टनर को क्यों एडमिट करना चाहते हैं। देयर आर 4 रीजन्स आई हैव टोल्ड यू, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, दूसरी बात, अब एक बात को समझिए, जैसे मैं बोल रहा था कि भाई ए और बी 2 पार्टनर्स है। अब ए और बी 2 पार्टनर्स थे, इनके बीच में क्या होगी पहले से, पार्टनरशिप डीड। डीड क्या होती है, जिसके अंदर पुराने मतलब पार्टनर्स की सारी डिटेल्स लिखी होती हैं, कितना कैपिटल रहेगा, क्या सैलरी रहेगी, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट रहेगा, क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट रहेगा, पार्टनर्स का एड्रेस क्या है, पार्टनर्स का कॉन्टैक्ट नंबर क्या, सारी चीज़ें वहाँ पर लिखी होती हैं। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि इस डीड के अंदर किसकी डिटेल है, क्या ए और बी की डिटेल है या फिर आने वाले नए पार्टनर सी की डिटेल भी है? नहीं, यहाँ पर सिर्फ ए और बी की डिटेल है, ठीक है। अब यहाँ पर बिजनेस के अंदर एडमिट हो जाता है सी। अगर सी बिजनेस के अंदर एडमिट हो जाता है तो आप मुझे बताइए, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि इस पुरानी वाली डीड के अंदर हम ए और बी को ऐसे फ्लूड लगाकर काट कर उसको हम सी भी लिख दें? नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये जो डीड है ना, इट इज़ व्हाट, इट इज़ लीगल डॉक्यूमेंट, और लीगल डॉक्यूमेंट में अगर आप कोई भी चेंज करते हो, कोई भी छेड़छाड़ करते हो, तो वो इलीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है। ये आपको मैंने बताया था फंडामेंटल वाले चैप्टर में। तो यहाँ पर अब क्या करना पड़ेगा, हमें एक नई डीड बनानी पड़ेगी जिसमें तीनों पार्टनर्स के नाम होने चाहिए, ए बी और नए वाले पार्टनर सी का नाम भी। तो यहाँ पर क्या होगा कि पुरानी वाली जो डीड थी उसको हमें क्या करना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा, और एक नई डीड बनानी पड़ेगी, पार्टनरशिप डीड, जहाँ पर हमारे सारे के सारे पार्टनर्स ए बी प्लस न्यू पार्टनर सी की भी डिटेल्स होंगी। तो नेक्स्ट पॉइंट में यही लिखा हुआ है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर अ न्यू पार्टनरशिप डीड इज प्रिपेयर्ड बिकॉज द ओल्ड पार्टनरशिप डीड कम्स टू एन एंड। ओके, अच्छा एक बात आपसे मैं पूछता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये 4 पार्टनर्स हैं। यहाँ पर ये नया पार्टनर ई बिजनेस के अंदर आना चाहता है, ए बोलता है यस आने दो, बी बोलता है यस आने दो, सी बोलता है यस आने दो, लेकिन डी कहता है कि मैं नहीं आने दूंगा। मेरा क्वेश्चन आपसे सिंपल है, क्या ये नया वाला पार्टनर ई बिजनेस के अंदर एडमिट हो सकता है या नहीं हो सकता? सो द आंसर इज नो। अगर एक भी पार्टनर बिजनेस के अंदर आने के लिए मना कर देगा, डिसअलाउ कर देगा फॉर द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, तो नया पार्टनर बिजनेस के अंदर एडमिट नहीं हो सकता। तो यही लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट में, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31
subsection 1 of Indian Partnership Act 1932, a new partner can only be admitted with the consent of all the existing partners. यानी कि नया पार्टनर बिजनेस के अंदर तभी एडमिट हो सकता है जब पुराने वाले सारे के सारे पार्टनर्स कंसेंट दे दे और वो राजी हो जाएं. ओके, अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, देखो ये ए और ये बी, ये दो पार्टनर्स थे. इन्होंने इस बिजनेस के अंदर जब इन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया था क्या लगाया था, क्या लगाया था बताइए. इन्होंने इस बिजनेस के अंदर क्या लगाया था, कैपिटल लगाया था. अच्छा, मेरा एक सबसे सवाल है कि जब एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस के अंदर कैपिटल लगाता है तो किस फॉर्म में लगाता है, एसेट्स की फॉर्म में. यानी कहीं ना कहीं या तो वो कैश लेकर आता है या फिर कुछ अदर एसेट लेकर आता है. और आपको पता भी है उसकी एंट्री क्या बनती है, कैश अकाउंट डेबिट. अगर कैश लेकर आया है तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल. तो ये जो ए और बी हैं, जो बिजनेस के अंदर इन्होंने कैपिटल लगाया, किस फॉर्म में लगाया होगा, एसेट की फॉर्म में. मतलब सिंपल सी बात यह है कि जब पार्टनर बिजनेस के अंदर पैसा लगाएंगे तो कहीं ना कहीं बिजनेस के अंदर एसेट्स क्रिएट हो जाएंगी. लेकिन मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि एक बिजनेस के अंदर प्रॉफिट जो होता है वो कैसे क्रिएट होता है, वो प्रॉफिट कैसे मतलब जनरेट होता है. क्या वो एसेट की वजह से जनरेट होता है, आंसर इज नो. वो जो प्रॉफिट जनरेट होता है वो जनरेट होता है पार्टनर्स के यानी बिजनेस के मालिकों के एफर्ट से. यानी जब पार्टनर्स, जब बिजनेस के मालिक बिजनेस के अंदर मेहनत करेंगे तो प्रॉफिट जनरेट होगा. यानी एक चीज़ तो आपको मैंने समझा दी कि ए और बी, ये जो दो पार्टनर्स हैं, ये इन्होंने बिजनेस के अंदर क्या लगाया, कैपिटल लगाया. तो उसकी वजह से बिजनेस के अंदर क्या आ गई, एसेट्स आ गई. दूसरा, इन ए और बी ने बिजनेस के अंदर मेहनत की, जिसको हम क्या बोलते हैं, एफर्ट्स. तो उस एफर्ट्स के बदले में बिजनेस के अंदर क्या आ गया, प्रॉफिट. अब ये नया वाला पार्टनर बी, ये जो सी है नया वाला पार्टनर, ये बिजनेस के अंदर आया और आकर बोलने लगा, देखो ए और बी, अब मैं बिजनेस के अंदर पार्टनर बन गया हूँ, अब मुझे दो चीज़ें चाहिए. पहला एसेट चाहिए, दूसरा प्रॉफिट चाहिए. मतलब जितनी बिजनेस के अंदर एसेट रहेंगी उस सब में मेरा भी हिस्सा होना चाहिए, और दूसरा अब फ्यूचर में जितना प्रॉफिट होगा उसमें मेरा हिस्सा भी होना चाहिए. मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ए और बी इस नए वाले पार्टनर से क्या डिमांड करेंगे इन चीज़ों के लिए. वो क्या बोल रहा है, मुझे एसेट में हिस्सा चाहिए, मुझे प्रॉफिट में हिस्सा चाहिए. तो ए और बी इस नए वाले पार्टनर सी से क्या डिमांड करेंगे, सोचिए. तो आपका आंसर होगा कि देखो, अगर नया पार्टनर एसेट मांग रहा है ना, तो ये जो ए और बी हैं ये सी से बोलेंगे, भाई एक काम कर, तू ना अपने घर से क्या लेकर आ जा, क्या लेकर आ जा, कैपिटल. क्योंकि अगर हमने बिजनेस के अंदर एसेट जनरेट की थी तो हमने क्या लगाया था, कैपिटल. तुझे भी एसेट चाहिए तो कैपिटल लेकर आ जा, ओवैसे. तो नया वाला पार्टनर क्या करेगा, कैपिटल लेकर आएगा. प्लस साथ में नया वाला पार्टनर डिमांड कर रहा है कि भाई मुझे फ्यूचर के प्रॉफिट में हिस्सा चाहिए, शेयर चाहिए. तो उसके लिए पुराने वाले पार्टनर्स क्या बोलेंगे, चलो एफर्ट्स करो, मेहनत करो. नहीं, क्योंकि अब प्रेजेंट में पास्ट के लिए मेहनत करना इम्पॉसिबल है. क्योंकि जो पास्ट में मेहनत ए और बी करके आए हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने बिजनेस की गुडविल को क्रिएट किया है. तो क्या नया वाला पार्टनर ऐसे टाइम मशीन लगा करके पास्ट में चला जाए और वो एफर्ट्स कर दे, मतलब मेहनत कर दे और वो प्रॉफिट जनरेट कर ले, इट इज़ नॉट पॉसिबल. तो क्या होगा, तो ये ए और बी इस सी से बोलते हैं, देख भाई, हमने ए ने और बी ने, पार्टनर्स बोल रहे हैं, हमने पास्ट में बहुत एफर्ट्स किए, बहुत मेहनत की है, जिसकी वजह से आज हमारे बिजनेस की गुडविल है. बट तू ये काम नहीं कर सकता, लेकिन तुझे फ्यूचर में प्रॉफिट चाहिए, तो तू एक काम कर, हमारी मेहनत का हमें क्या दे दे, कंपनसेशन. यानी अपने घर से कुछ इतना पैसा लेकर आ जा जिसकी वजह से हमारी मेहनत कंपनसेट हो जाए. तो कुल मिला के मैं आपको ये समझा पाया हूँ कि नया वाला पार्टनर जो है सी, वो बिजनेस के अंदर दो चीज़ें लेकर आएगा, या पहले ये समझ लेते हैं कि नए वाले पार्टनर का बिजनेस के अंदर कौन से दो राइट्स हैं. सो आई एम टॉकिंग अबाउट राइट्स के नए वाले पार्टनर के, सी इज़ व्हाट, न्यू पार्टनर. तो सी न्यू पार्टनर है, इस न्यू पार्टनर के इस बिजनेस के अंदर कौन से दो राइट हैं. पहला राइट है टू शेयर द एसेट, यानी बिजनेस में जितनी भी एसेट्स होंगी वहाँ पर नए वाले पार्टनर सी का भी हिस्सा होगा. दूसरा यहाँ पर आ जाता है राइट टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट, यानी फ्यूचर प्रॉफिट में जितना भी प्रॉफिट होगा उसमें नए वाले पार्टनर को भी शेयर मिलेगा. क्वेश्चन ये है कि वो एसेट में हिस्सा चाहता है तो बिजनेस में क्या लेकर आएगा, ही विल ब्रिंग कैपिटल. और ये जो फ्यूचर में प्रॉफिट मांगने की बात कर रहा है ना, तो उसके लिए क्या लेकर आएगा, कंपनसेशन देना है किसको, ए और बी को. तो क्या लेकर आएगा, वो लेकर आएगा कंपनसेशन का अमाउंट, जिसको हम यहाँ पर बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल. बताइए क्या आपको इतनी बात समझ आई कि नहीं आई. आपका आंसर अगर येस है तो हम आगे चलते हैं. तो यहाँ पर लिखा है नेक्स्ट पॉइंट में, राइट्स ऑफ इनकमिंग पार्टनर. फर्स्ट वन इज राइट टू शेयर द एसेट, सेकंड राइट इज राइट टू शेयर द फ्यूचर
प्रॉफिट। क्या आपको इतनी बात समझ आ गई? आंसर इज यस। अब हम बात करते हैं कि नया वाला पार्टनर बिजनेस के अंदर आया है, लेकिन अगर मान लो बिजनेस के अंदर पहले ए और बी पर अगर कोई लायबिलिटी थी, कोई लोन था, कुछ भी ऐसा था, तो क्या उसको पे करने के लिए क्या नया वाला पार्टनर सी भी लायबल होगा? आंसर इज नो, क्योंकि वो सब किसका था? ए और बी का। जिस दिन नया वाला पार्टनर बिजनेस के अंदर आ जाएगा, एडमिट हो जाएगा, उसके बाद से आने वाले फ्यूचर के टाइम में जितने भी लोन होंगे, जितनी भी लायबिलिटीज होगी, सिर्फ वो उसी के लिए लायबल होगा। वही लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट में, इनकमिंग पार्टनर विल बी लायबल फॉर द लायबिलिटीज incurred by the firm after the admission of new partner। क्या यहाँ तक आपको इस चैप्टर के बेसिक समझ में आ गए? अगर आपका आंसर यस है तो आगे चलते हैं। अब इस चैप्टर की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर टॉपिक नंबर 1 है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब ये न्यू रेशो क्या होता है ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। देखो, जब नया पार्टनर आ जाएगा उसको भी फ्यूचर में कुछ ना कुछ शेयर चाहिए, कुछ ना कुछ शेयर चाहिए, तो इसीलिए वो भी क्या चाहता है कि भाई क्या निकालो बिजनेस के अंदर? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये ए और ये बी दो पार्टनर्स हैं। बिजनेस के अंदर प्रॉफिट होता है 100 रुपीज़ का, 100 में से 50 लेता है ए और 50 लेता है बी। 50 रुपये ए लेता है, 50 रुपये बी लेता है। लेकिन अब क्या हुआ, ये सी बिजनेस के अंदर आ गया और आकर बोला देखो अब फ्यूचर में जितना भी प्रॉफिट होगा ना, फॉर एग्जाम्पल अगर फ्यूचर में 100 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा तो उसमें से 20 रुपये तो मैं ले लूँगा, बट ये 20 रुपये किससे लूँगा? 10 रुपये तो मैं ए से लूँगा और 10 रुपये मैं ये बी से लूँगा। तो आप खुद ही बताइए ए के पास फ्यूचर में कितने रुपये मिलेंगे? 50 माइनस 10 ए को मिलेंगे 40, बी को कितने मिलेंगे? 50 माइनस 10 बी को मिलेंगे 40, और सी को कितने मिलेंगे? 20। तो ये जो 40:40:20 है ना, इसी को हम क्या बोल सकते हैं? 2:2:1। इट इज़ नथिंग बट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। यानी ये वो रेशो है जिसमें फ्यूचर में पार्टनर्स अपने प्रॉफिट को बांटेंगे। क्लियर हुई इतनी बात? ओके, लेट्स कंटिन्यू। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पर ए और बी दो पार्टनर्स है, 100 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर ए को मिलते थे 50, बी को भी मिलते थे 50, ठीक है। तो यहाँ पर अगर नया पार्टनर आता है सी, और सी आकर क्या बोल रहा है कि भाई मुझे ना इस आने वाले फ्यूचर में जो 100 रुपये का प्रॉफिट होगा उसमें से 30 रुपीज़ तो मैं ही ले लूँगा। बट ये 30 रुपीज़ कहाँ से आएंगे? वो बोल रहा है कि ये 30 रुपीज़ मैं ए से लूँगा 20 रुपये और बी से लूँगा 10 रुपये। तो वही चीज़ हमें क्या करना है, ए को पहले 50 मिलते थे, अब उसको 20 रुपये कम मिलेंगे क्योंकि उसने अपने 20 रुपये का हिस्सा किसको दे दिया? सी को दे दिया। तो ए को मिलेंगे 30। बी को पहले 50 मिलते थे, उसने अपने 10 रुपये किसको दे दिए? सी को दे दिए, तो उसको मिलेंगे 40। तो 30:40:30 इट बिकम्स व्हाट? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्या आपको ये समझ में आया? इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन तो हम इसकी वाली वीडियो में कवर करेंगे, बट अभी आपको मैंने इतना समझा दिया है, ठीक है। दूसरी बात ये है, आप सोच कर बताना मुझे। देखो, ये ए है, ये बी है, ठीक है। पहले ये 50-50 के प्रॉफिट को बांटते थे, 100 रुपीज़ का अगर प्रॉफिट होता था तो। लेकिन अगर ये सी नया पार्टनर आ गया और सी नया पार्टनर आने के बाद में इनका रेशो हो चुका है 40:40:20, ये इनका न्यू रेशो है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि देखो ए को पहले कितने मिलते थे? 50 मिलते थे। अब ए को अब कितने फ्यूचर में कितने मिलेंगे? 40 मिलेंगे। पहले बी को कितने मिलते थे? 50 मिलते थे। अब बी को फ्यूचर में कितने मिलेंगे? 40 मिलेंगे। लेकिन सी को कितने मिलेंगे? सी को कितने मिलेंगे? सी को मिलेंगे 20। तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि देखो सी पहले बिजनेस के अंदर था नहीं, उसको कुछ मिलता नहीं था, लेकिन अब उसको 20 मिलेंगे। क्या ये जो सी है कहीं ना कहीं गेन कर रहा है या नहीं कर रहा है? आप बोलेंगे कर। तो इस सी को हम बोलेंगे गेनिंग पार्टनर, ठीक है। इसके बाद मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि ए को पहले 50 मिलते थे बट अब उसको ए को मिलेंगे 40, तो क्या ए 10 रुपये का क्या सेक्रीफाइस कर रहा है? नहीं कर रहा है? तो यस कर रहा है, तो हम उसको बोलेंगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ओके। उसके बाद ये बताइए, क्या बी को पहले 50 मिलते थे? आंसर इज यस। क्या बी को फ्यूचर में 40 मिलेंगे? आंसर इज यस। क्या वो भी 10 रुपये का सेक्रीफाइस कर रहा है? यस, तो उसको भी हम बोलेंगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ए और बी दोनों के दोनों क्या है? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, और सी क्या है? गेनिंग पार्टनर, ठीक है। अब ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर मैंने आपको क्यों समझाया? मैंने इसलिए समझाया कि आप खुद सोचिए कि फ्यूचर में ए और बी का प्रॉफिट बांटते टाइम में 10-10 रुपये का नुकसान होगा या नहीं होगा? होगा, ऑब्वियस है, क्योंकि ए को भी 10 रुपये कम मिलेंगे और बी को भी 10 रुपये कम मिलेंगे। तो यानी ए को 10 कम मिलेंगे और बी को भी 10 कम मिलेंगे। तो ये 10:10 जो है इसको हम बोलेंगे 1:1। इट इज़ नथिंग बट सेक्रीफाइसिंग रेशो। यानी वो जो
वो जो 20 रुपये सी को मिल रहे हैं ना, वो जो 20 रुपये सी को मिल रहे हैं, वो 20 रुपये को देने के लिए ए और बी ने कितना कितना दिया, 1:1, यानी 10 रुपये ए ने और 10 रुपये बी ने। तो वो 10 और 10 क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशो। बट इस सैक्रिफाइसिंग रेशो की ज़रूरत क्यों पड़ती है, आपको वापस से मैं समझाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिए ऐसा मान लेते हैं कि भाई ये 1 साल 2 साल 3 साल, ठीक है। अब यहाँ पर ये पार्टनर्स ए और बी थे, ठीक है। फर्स्ट ईयर में इन्होंने 10,000 की अर्निंग की, सेकेंड ईयर में 20,000 की अर्निंग की, थर्ड ईयर में 30,000 की अर्निंग की। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँगा थर्ड ईयर के एंड में, तो इनका एवरेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 10,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000 डिवाइड बाई 3। तो ये हो जाएगा 10 और 20 30 30 60 डिवाइड बाई 3। तो इनका एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा सर 20,000। अगर ये अपने बिजनेस की गुडविल निकालना चाहें आज यहाँ पर थर्ड ईयर के एंड में, तो अगर मान लेते हैं इनका नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 2 है, तो 20,000 या नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हम 5 मान लेते हैं, तो 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 5, बिजनेस में इनकी गुडविल कितनी हो जाएगी, 1 लाख। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये जो ए और ये जो बी है, इनका प्रॉफिट बांटने का रेशो क्या था, 50:50। अब खुद बताइए कि ये जो 1 लाख की गुडविल जनरेट हुई है, इसमें ए का कितना शेयर है और बी का कितना शेयर है। आप सिंपली बोलेंगे देखो 1 लाख की गुडविल जनरेट हुई है ए और बी की मेहनत से, तो इसमें 50,000 रुपीज़ की मेहनत किसकी है, ए की, और बी की कितनी मेहनत है, 50,000 रुपीज़ की, क्योंकि टोटल गुडविल कितनी जनरेट हुई है, 1 लाख रुपये की पास्ट के 3 ईयर्स में, 3 साल में। अब यहाँ पर सी एडमिट होता है और सी आकर बोल रहा है कि देखो अगर फ्यूचर में आप 100 रुपये का प्रॉफिट कमाओगे तो 20 रुपये आप मुझे दे देना, ठीक है, और 40 आप ले लेना और 40 बी ले लेंगे। तो आप खुद सोचकर बताइए यहाँ पर 100 में से ये जो 20 रुपये गेन कर रहा है, कौन गेन कर रहा है, सी। यानी फ्यूचर में हर बार सी को कितने रुपए मिलेंगे, 100 में से 20 यानी 20%, ठीक है। और ए को कितने मिलेंगे, 40, और बी को कितने मिलेंगे, 40, यानी 10 रुपये का सेक्रीफाइस ए ने किया, 10 रुपये का सेक्रीफाइस बी ने किया। मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो ये गुडविल जनरेट की है, ये गुडविल किसने जनरेट किया है, ए और बी ने, यानी उनकी मेहनत से जनरेट हुई हुई है। वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि देखो सी, अगर तुम्हें फ्यूचर में प्रॉफिट चाहिए ना, तो आप पास्ट में जाके मेहनत तो नहीं कर सकते, बट आप हमें हमारी मेहनत का कंपनसेशन दे सकते हो। अगर आपको 20% का प्रॉफिट चाहिए, तो इस 1 लाख की गुडविल में, इस 1 लाख की गुडविल में आपका 20% कितना हो जाएगा, 20,000। यानी आप अपने घर से 20,000 रुपीज़ लेकर आइए और हमें कितना दे देंगे, हमने कितना कितना सेक्रीफाइस किया, 10 रुपये और 10 रुपये, यानी हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या है, 1:1। तो आप ये जो 20,000 रुपये लाओगे ना, इस 20,000 में से आप 10,000 आप ए को दे देना और 10,000 आप बी को दे देना। तो आप, हमने जो ए और बी ने, हमने जो पास में मेहनत की है ना, उसमें आपका भी हिस्सा हो जाएगा। क्या आपको ये सेक्रीफाइसिंग रेशो समझ में आया कि नहीं आया, यस। ये जो 20,000 है, इसी को हम बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। क्लियर है बात, यस और नो, यस। तो यहाँ पर आपको मैंने 2 टॉपिक समझा दिए हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो। जब इनकी हम पर्टिकुलर वीडियो कवर करेंगे तो उसमें हम टेक्निकली प्रैक्टिकली कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो सिखाऊंगा, बट यहाँ पर आपको मैंने जस्ट एक ब्रीफ इंटरव्यू दिया है इस वाले चैप्टर के बेसिक का। क्लियर है, ओके। बाकी की चीज़ें हम थोड़ा सा, मैंने आपको इंट्रो दिया है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का, ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं वो हम इनके पर्टिकुलर वीडियो जब हम कवर करेंगे उसमें सीखेंगे। तो यहाँ पर हमने इस चैप्टर से रिलेटेड सारे के सारे बेसिक्स को कवर कर लिया है। सबसे पहले अगर आप ये वीडियो देख चुके हैं तो इसके बाद में इंतज़ार करिए नेक्स्ट वीडियो का, और वहाँ पर हम कवर करने वाले हैं इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स इन डिटेल। क्लियर है, ओके। तो आपको जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाकी वीडियोज़ भी आप यूट्यूब पर पड़ी हुई हैं, इकोनॉमिक्स का पूरा प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, कॉमर्स का भी स्टार्ट किया है, तो वो सब आप वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। बाकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई हैं। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो वो भी आपको टेलीग्राम पर जाकर मिल जाएगा। टेलीग्राम पर जाइए, एशियन अकेडमी ई क्लासेस लिखिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। प्लस डिस्क्रिप्शन में आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट में भी काफ़ी प्लेलिस्ट पड़ी हुई हैं, ओके। तो आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।